हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन। आप देख रहे हैं PSR क्लासेस। आज बात करने वाले हैं 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का एक वीडियो मैं पहले भी सेंड कर चुका हूं, आप देख सकते हैं चैनल में, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आज आगे की बात करते हैं रेट लॉ। केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ की बात करते हैं। रेट लॉ क्या है और ये क्या बताता है? एक्चुअली रेट लॉ जो है ये रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इनके बीच में रिलेशन बनाता है, उनके बीच में रिलेशन स्थापित करता है। तो रेट लॉ ये कहता है कि जो रेट है किसी भी रिएक्शन का, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the concentration of reactants, concentration of reactants। ध्यान समझिएगा, रेट लॉ कहता है कि जो रेट है रिएक्शन का, रेट मैंने पहले बताया है स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बात समझ लेना। सपोज एक रिएक्शन है, एक सिंपल रिएक्शन ले रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, सारा का सारा मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट से है। तो जो रेट है रिएक्शन का, तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो बॉक्स बनाया जा रहा है ये कंसंट्रेशन को शो करता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्या करेंगे, इस कांस्टेंट के साइन को हटाएंगे, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, यहाँ से एक कांस्टेंट लेकर आ जाएंगे बीच में। चलिए कांस्टेंट लेकर आते हैं। कांस्टेंट यहाँ पर के आ गया, के आ गया कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अच्छा, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू आर, वेयर के इज अ कांस्टेंट। के क्या है? के को हम कांस्टेंट कहते हैं, और क्या रेट कांस्टेंट, कॉल्ड रेट कांस्टेंट। इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और वेलोसिटी कांस्टेंट। बात समझ रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बारे में बात हो रही है। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा, रेट उसी पर डिपेंड करेगा इसके अनुसार, है ना। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हुआ, है ना, तो रेट अपने आप कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये तो आपका रेट लॉ कह रहा है। अगर मुझे यहाँ से के को डिफाइन करना पड़े, रेट कांस्टेंट को निकालना पड़े, तो मैं कैसे निकालूँ, है ना। रेट कांस्टेंट अगर आप निकालते हैं तो रेट कांस्टेंट किस तरह से निकल कर आएगा? इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ 1 मोल पर लीटर। अगर हम कंसंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर मान लेते हैं तो उस कंडीशन में रेट क्या हो जाएगा? तो रेट इज इक्वल टू के हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1। तो जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के बराबर है। रेट ऑफ अ रिएक्शन, बात समझ रहे हैं, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। जो रेट है रिएक्शन का वो रेट कांस्टेंट के इक्वल है व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। या ये बोल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टेकन एज यूनिटी, है ना। मतलब हमने यहाँ पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को 1 माना है, जिस वजह से रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गया। बात समझे आप? तो ये तो निकल आया रेट कांस्टेंट। अब बात कर लेते हैं यूनिट के बारे में, है ना। यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकलेगी। ये तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन हो गई, रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर लिया, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना भी ज़रूरी है। बहुत आसान तरीका है।
देखिए, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट को निकालते हैं। जैसा कि आपने अभी भी लिखा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा लिखा था। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूँ के इज इक्वल टू, तो आ जाएगा रेट अपॉन आर। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा, सिंपल है। अब रेट ऑफ अ रिएक्शन, इसकी यूनिट हम पहले भी बता चुके हैं। रेट का रिएक्शन क्या होता है, रेट जो होती है उसकी यूनिट क्या निकलेगी भाई? रेट होती है, सिंपल सी बात है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, नीचे टाइम होता है। अब कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा बताइए आप सभी लोग? मोल लीटर इनवर्स। टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। सेकंड को ऊपर लेके जाओ तो क्या बनता है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, हाँ या ना? बनेगी कि नहीं? बोले सर हाँ बनेगी, बिल्कुल बनेगी। बन रही है ना? ठीक है, बनती है। अब ज़रा देखिए, अगर यहाँ पर रेट को, पहले रेट की यूनिट लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और यहाँ रेट नीचे दोबारा फिर से इसकी यूनिट, सॉरी यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स लिख सकते हैं इसको। ये कैंसिल, क्या बचा? सेकंड इनवर्स, है ना? ये सेकंड इनवर्स बच रहा है। लेकिन ऐसा देखा गया कि हर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की जो यूनिट आ रही थी वो अलग अलग आ रही थी, है ना? यही यूनिट नहीं आ रही थी सभी के लिए, सबके लिए अलग अलग यूनिट आ रही थी। तो वहाँ से कुछ और चीज़ें डिफाइन की गई। वो क्या डिफाइन की गई वो पहले देख लेते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले तो आप बच्चों ये चीज़ समझ लेना कि जो ऑर्डर है किसी भी रिएक्शन का वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला तो देंगे, है ना, कहीं कहीं पे वो काम भी करता है, लेकिन सभी रिएक्शंस में वो फार्मूला काम नहीं करेगा, आप ऑर्डर फाइंड नहीं कर पाएंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो आप ऑर्डर निकाल सकते हैं जिस फार्मूले से हम बताने वाले हैं, लेकिन आप सभी रिएक्शन के लिए आप ऑर्डर फाइंड नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली ऑर्डर क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर की अगर बात की जाए तो पहले तो मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूँ बढ़िया सी, जो आप चाहें। जैसे एक रिएक्शन है ए से बी बी बेस सी सी प्लस डी डी। अब इसके लिए मैं रेट लिखना चाहूँ तो रेट इज इक्वल टू के अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जो स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होते हैं ये हमेशा पावर में जाएंगे, ठीक है? इसके साथ ए जाएगा, बी है तो साथ में बी जाएगा। ऊपर हमने जो एक रिएक्शन ली थी वहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था, यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं तो दोनों ले लिए, कोई नई चीज़ नहीं है। तो ऑर्डर क्या है, अगर हम ऑर्डर निकालते हैं तो ऑर्डर इज इक्वल टू जो स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स होते हैं इन्हीं का सम है। सिंपल, अगर हम ऑर्डर निकालते हैं रिएक्शन का तो जो स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऊपर लगे हुए हैं इन्हीं का सम है ना, सम ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। सिंपल है ना, निकाल सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर मिल जाएगा। किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। कुछ रिएक्शन का ऐसे निकल आता है, आप देखकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन सभी का नहीं, ठीक है? तो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। तो अब यहाँ पर बात ये हुई कि सभी रिएक्शंस के, मतलब चाहे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो या सेकंड ऑर्डर की हो या ज़ीरो ऑर्डर की हो, उसके लिए हम यूनिट कैसे निकालेंगे? यूनिट निकाल सकते हैं आप, आसान तरीका है ना। रिएक्शन आपके सामने हो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर की तो आप यूनिट निकाल लेंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, एक जनरल एक यूनिट बताऊँगा, उससे आप सारे के सारे ऑर्डर की यूनिट निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं। तो मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ nth टर्म के ना, हम मान लेते हैं कि उसका ऑर्डर n है ना, उसका ऑर्डर हम n मान लेते हैं।
तो एक रिएक्शन ले लेते हैं बढ़िया से, ध्यान से समझिएगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना, और ये nth ऑर्डर की रिएक्शन है, मान लीजिए NR, मैंने RN लिखा हुआ है, चलिए एक फॉर ऐसे लिख देते हैं, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन है ना, nth ऑर्डर रिएक्शन है जिसका ऑर्डर n है ना। बस तो इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K, और अगर मान लीजिए हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया है तो रिएक्टेंट लिखेंगे, उसके ऊपर पावर n लगाएंगे ना, जो स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है यही तो बताता है रेट को, स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ही रेट को बताता है, ये ऊपर जो लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये nth ऑर्डर की रिएक्शन है ना, अगर यहाँ n लिख दें यहाँ, nth ऑर्डर की रिएक्शन हो गई है ना, तो ये आपका बना, मान लीजिए इसका ऑर्डर n। अब देखिए यहाँ पर ज़रा K इक्वस टू अगर आप निकालते हैं, ऊपर तो रेट चला गया, रेट ऑफ रिएक्शन, नीचे इसकी पावर n, और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, सभी को पता है ये होगी। नीचे कंसंट्रेशन की यूनिट मोल, लीटर इनवर्स, और ऊपर से होल पावर n, होल की पावर n, ठीक है। अच्छा ये भी देखो आप ज़रा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हम 1 मान सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा मोल, लीटर इनवर्स, 1 पहले से ही है तो 1, और ये n जाएगा माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा n, भाई 1 ये पहले से है ना, n ऊपर ही गया तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस n, क्योंकि पॉजिटिव पावर जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है, और सेकंड इनवर्स अलग से। तो nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो यूनिट निकल कर आ रही है, यूनिट ऑफ K फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ रही है, मोल, लीटर इनवर्स, होल की पावर 1 माइनस n, सेकेंड इनवर्स, ये निकल आई। इसको आपको याद रखना है, अगर आपने ये चीज़ याद रखी इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बहुत शॉर्टकट तरीके से दूसरी भी यूनिट्स निकाल लेंगे। जैसे फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब आपके पास रिएक्शन जो है वो ज़ीरो ऑर्डर की है। अब ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है सपोज, तो आप क्या करेंगे, पुट n इक्वस टू ज़ीरो है ना, n इक्वस टू ज़ीरो, क्योंकि n ही तो मेन है ना, n इक्वस टू ज़ीरो रखोगे तो n इक्वस टू ज़ीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, मोल, लीटर इनवर्स, और 1 माइनस क्या हो जाएगा 0, सेकंड इनवर्स, तो क्या आएगी, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स आई है ना, ये तो 0 हो गया, 1 तो रहेगा ना, तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये आपकी यूनिट बनी। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की है, n इक्वस टू क्या रखेंगे 1, n इक्वस टू 1 पुट कीजिए, वही फॉर्मूला है, मोल, लीटर इनवर्स, 1 माइनस n, सेकेंड इनवर्स, तो n की जगह कितना रखेंगे, मोल, लीटर इनवर्स, 1 माइनस 1, सेकेंड इनवर्स, तो 1 माइनस 1 कितना होगा सभी बताओ, 0 होता है, और किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, भाई 1 माइनस 1 0, और किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती तो सिर्फ रह जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या निकल रही है, सेकेंड इनवर्स। तो चिल्ड्रन इस तरह से आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए यूनिट निकाल सकते हो, किसकी, के की, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं आप किसी भी ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट की यूनिट बहुत आसान है किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। कभी कभी क्या होता है कि यूनिट दे रखी है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो भी आप कंपेयर करके, इसी से कंपेयर करके उस रिएक्शन, उस यूनिट को इससे कंपेयर करके आप ये बता देंगे कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। देखिए अपनी राय ज़रूर दिया करें,
क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और अगर आप कोई राय नहीं देते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कुछ और जानना हो वो भी बताया जाएगा। ठीक है, और प्लीज़ एक लाइक बनता है, अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें ताकि वो भी इसको पढ़ सकें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कुछ, है ना। चलिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जब बात ही चल रही थी, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है मतलब ऐसी रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होगी आप बताइए। जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसको ज़ीरो ऑर्डर कब बोलेंगे आप, अगर इसका रेट कुछ इस तरीके से लिखा जाए, रेट इक्वल्स टू के आर के ऊपर क्या लगाएंगे भाई, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर हमने क्या लगाया, ज़ीरो। यही तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही क्या होता है, ऑर्डर। अब ज़ीरो ऑर्डर है तो ज़ीरो लगाया हमने, है ना। और अगर किसी की भी पावर ज़ीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, है ना। तो आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1। किसी की पावर ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हुई, 1। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है रिएक्शन का, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, जो रेट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसके लिए, सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है। देखिए, ये तो टर्म ही गायब हो गया बिल्कुल यहाँ से। अच्छा, अब ज़रा देखिए, रेट को आप लिखते किस तरह से, मैंने आपको बताया था, सिंपल तरीका है। रेट को अगर आप लिख रहे हैं, यहाँ पर ये के है, ठीक है, और रिएक्टेंट को हमने आर माना है, तो रेट को लिखने का तरीका होता है, जब आपने बताया था माइनस में, रिएक्टेंट में हमेशा माइनस लगाते हैं क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाता है, माइनस डी आर अपॉन डी टी, है ना। आर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्टेंट के लिए लिखा जाता है ना, डी आर अपॉन डी टी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो मेरा पहला वीडियो उसमें आप देख लीजिएगा, केमिकल काइनेटिक्स का एक वीडियो और है, उसमें आप देखिएगा। इक्वल्स टू के, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाइए, तो डी आर इक्वल्स टू के डी टी, इंटीग्रेशन लगा दीजिए ना यहाँ पर। इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, के तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो के तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी टी बच जाएगा, है ना। माइनस आपको पता है मैंने क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कम होता चला जाता है। तो आगे ज़रा देखिए, डी आर, यहाँ पर आप देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स, अगर आपको पढ़ा हो मैथ्स में, इंटीग्रेशन डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है ना। इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो डी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा कि नहीं, आर, ओके। के, ये भी डी टी है, तो डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी प्लस सी, एक कांस्टेंट जरूर आता है जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, तो एक कांस्टेंट साथ में आता है, के टी प्लस सी, ठीक है। इसको यहाँ तक पहले आप समझ लीजिए, आ गया होगा समझ में। हमने क्या किया था, रेट को इस फॉर्म में लिखा, डी आर अपॉन डी टी के फॉर्म में, आर रिएक्टेंट इसलिए लिखा हुआ है, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाता है, के डी टी इधर चला गया, इंटीग्रेशन साइन लगाया, डी आर की वैल्यू ये आ गई, डी टी की वैल्यू ये आ गई, प्लस सी क्यों लगाया, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब मान लीजिए शुरुआत में जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई होगी, जब टाइम ज़ीरो था, एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो था, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, उसको हम बोल देंगे आर नॉट। शुरुआत में कोई भी चीज़ पूरी ही पूरी थी, है ना, उसको हम आर नॉट, थोड़ा सा अलग स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर, वरना आप समझ नहीं पाओगे। जब टाइम ज़ीरो था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर नॉट था, है ना, आर ज़ीरो था। पुट कीजिए यही वैल्यूज़ इसमें अगर पुट करेंगे तो आर की जगह क्या लिखना पड़ेगा अब आपको, आर नॉट, टी की जगह क्या लिखोगे,
0, तो 0 हो जाएगा पूरा इक्वस टू सी। तो सी इक्वस टू ये निकला, और ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो उठा के। तो जब ये वैल्यू उठा के रखोगे, सी की जगह कितना रखोगे, माइनस R0। ज़रा ध्यान से देखिए, सी की वैल्यू माइनस R0 निकली, लेकिन कब, जब कंसंट्रेशन R0 था। और R0 कंसंट्रेशन किस टाइम पर था, जब टाइम कितना था, 0, रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, तब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम निकालें KT इक्वस टू, अगर आप K2 इक्वस टू निकालते हैं